राजनीति के मौसम वैज्ञानिक का सूर्यास्त हो चुका है। रामविलास पासवान। सारे देश के लोगों ने यह नाम 1977 के चुनाव के बाद सुना। खबर यह थी कि बिहार की एक सीट पर किसी नेता ने इतने ज्यादा अंतर से चुनाव जीता कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया। लालू, रामविलास और नीतीश एक ही पेड़ के पत्ते कहे जा सकते हैं। तीनों में एक बात समान है कि सभी ने गरीबी से संघर्ष शुरू किया और आखिर में उस मुकाम को हासिल किया जिसका सपना हर नेता देखता है। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़िया के देहात शहर बन्नी में हुआ था। उन्होंने शहर बन्नी में स्कूली पढ़ाई करने के बाद कोसी कॉलेज खगड़िया और पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए और एलएलबी कर लिया। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी के न सिर्फ तैयारी की बल्कि उसे क्रैक भी किया। रामविलास का चयन डीएसपी के पोस्ट के लिए हुआ था, लेकिन शायद उन्हें कहीं और जाना था। जब उनका चयन यूपीएससी में हुआ तभी वह समाजवादी नेता बाबू राम सजीवन के संपर्क में और राजनीति का रुख कर लिया। 1969 में वह अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 1976 में वो राजनारायण और जेपी के फॉलोअर के रूप में लोकदल के महासचिव बने। वो व्यक्तिगत रूप से राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे इमरजेंसी के प्रमुख नेताओं के करीबी भी रहे। उनकी शादी 1960 में राजकुमारी देवी के साथ हुई थी। बाद में 1981 में राजकुमारी देवी को तलाक देकर उन्होंने दूसरी शादी 1983 में रीना शर्मा से की। उनकी दोनों पत्नियों से 3 बेटियां और 1 बेटा है। रामविलास पासवान पूरे 5 दशक तक बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे। इस दौरान 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। उनके नाम एक और रिकॉर्ड भी है जो शायद कोई और नेता न बना पाए, और वो ये है कि रामविलास देश के 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रहे। वे तीसरे मोर्चे की सरकार में भी मंत्री रहे, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में भी और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में भी। वो देश के इकलौते राजनेता रहे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों की सरकारों में मंत्री पद संभाला। विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर एचडी देवेगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार में अपनी जगह बना सकने के उनके कौशल पर ही कटाक्ष करते हुए एक समय उनके साथी और बाद में राजनीतिक विरोधी बन गए लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा था। 1989 में पहली बार केंद्रीय श्रम मंत्री बने। 1996 में रेल मंत्री, 1999 में संचार मंत्री, 2002 में कोयला मंत्री और 2014 से आज तक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बने। 1975 में जब देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया तो रामविलास गिरफ्तार कर लिए गए थे। 1977 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और पहली बार हाजीपुर से संसद पहुंचे। इस दौरान रामविलास ने सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया था। एलजेपी तो काफी बाद में बनी, लेकिन 1983 में ही रामविलास ने दलित सेना की स्थापना कर दी। राजनीति में रहते हुए उनके 2 ऐसे फैसले थे जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुए। इसमें पहला फैसला हाजीपुर में रेलवे का जोनल कार्यालय खुलवाना था, जबकि दूसरा फैसला केंद्र में अंबेडकर जयंती पर छुट्टी घोषित कराने का था। कहा जाता है अपने सारे राजनीतिक जीवन में पासवान केवल एक बार हवा का रुख भांपने में चूक गए, जब 2009 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ झटक लालू यादव का हाथ थामा और उसके बाद अपनी उसी हाजीपुर की सीट से हार गए जहां से वो रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी उस भूल की भी थोड़ी बहुत भरपाई कर ली जब अगले ही साल लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस की मदद से उन्होंने राज्यसभा में जगह बना ली। राजनीतिक बाजीगारी में माहिर समझे जाने वाले रामविलास पासवान शुरुआत में केवल एक राजनेता ही बनने वाले नहीं थे। ऐसा नहीं था। बिहार के खगड़िया जिले में एक दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बिहार की प्रशासनिक सेवा परीक्षा भी पास की थी, लेकिन उस दौर में बिहार में काफी राजनीतिक हलचल मची हुई थी और इसी दौरान रामविलास पासवान की मुलाकात बेगूसराय जिले के एक समाजवादी नेता राम सजीवन से हुई, जिन्होंने पासवान की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। 1969 में पासवान ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर अलौली सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और यहां से उनके राजनीतिक जीवन की दिशा निर्धारित हो गई। पासवान बाद में जेपी आंदोलन में भी शामिल हुए और 1975 में लगी इमरजेंसी के बाद लगभग 2 साल जेल में भी रहे।
रामविलास पासवान ने संसद के मंच का अच्छा इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले नेताओं में उनकी गिनती होती थी। वो खूब पढ़ते लिखते थे, हर मुद्दे पर सवाल पूछते थे, जिससे उनकी छवि तेजी से बदली और फिर जो नए नौजवानों की लीडरशिप उभरी उसमें वो शामिल रहे। 1977 के बाद 1980 के चुनाव में भी आराम से जीतकर पासवान ने संसद और केंद्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति बनाए रखी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में वो चुनाव हार गए। उसी समय देश में दलित उत्थान की राजनीति ने जोर पकड़ा और पासवान ने हरिद्वार, मुरादाबाद जैसे सीटों पर हुए उपचुनाव में जाकर अपनी दलित नेता की छवि मजबूत करने की कोशिश की और बिहार के बाहर भी राजनीति की राह बनाई और दिल्ली से जुड़े रहे। हालांकि वो काशीराम और मायावती के स्तर के नेता नहीं बन पाए, लेकिन देश में दलित नेताओं की जब भी गिनती होगी तो उनका भी नाम उसमें आएगा। इसके आगे उन्हें लाभ भी हुआ और वो अपनी बिरादरी के नेता बन गए। बिहार में जितनी भी दलित जातियां हैं उनमें पासवान जाति सबसे ज्यादा आक्रामक होती है। अगर किसी एक क्षेत्र में कई दलित जातियां हैं और उनमें पासवान भी हैं तो वहां दबदबा उनका रहता है, वो काफी मुखर रहते हैं। इसका फायदा उनको मिला और उनकी पार्टी का फैलाव पूरे बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी हुआ। ध्रुवीकरण उनकी बहुत बड़ी ताकत बन गई जो अभी तक बनी हुई है, क्योंकि अगर किसी भी नेता के पास 10% वोट हैं तो राजनीति में उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। रामविलास पासवान ने इसी ताकत के दम पर साल 2000 में आकर अपनी अलग राह पकड़ी और जनता दल यूनाइटेड से टूटकर अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया लोक जनशक्ति पार्टी। अगर बात की जाए कि रामविलास पासवान ने दलितों के लिए काम किया तो जवाब होगा उन्होंने बीएसपी या अंबेडकर की तरह दलितों को लेकर कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन इस मायने में उनका रोल बहुत अहम है। वो दलितों को संविधान और कानून में दिए गए अधिकारों पर किसी भी तरह की आंच आने के मौकों पर खुलकर बोला करते थे। जो बने बनाए कानून हैं उनको बचाए रखना भी दलित राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। रामविलास जी जैसे लोगों की मौजूदगी इसे सुनिश्चित करती रही। ऐसा नहीं हुआ कि वो इसे लेकर लड़ गए या सरकार छोड़ दिया, लेकिन जब भी मौका आया वो बोला करते थे। बीएसपी काफी तेजी से उभरी, इसमें दलितों की जिंदगी पर फर्क पड़ा, लेकिन फिर वो भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस गई और उसने जातीय मतभेदों को बढ़ाया, जो पासवान की राजनीति में कभी नहीं रही। रामविलास पासवान सबसे पहले वीपी सिंह सरकार में श्रम मंत्री बने। उसके बाद उन्होंने अलग अलग सरकारों में रेल, संचार, खाद्यान्न, रसायन और उर्वरक, उपभोक्ता व खाद्य जैसे मंत्रालयों की जिम्मेवारी संभाली। अधिकारियों पर किस तरह से दबाव डालकर काम करवाया जा सकता है वो उनको बखूबी आता था। पासवान के नौकरशाहों से काम कराने के तरीके पर वो कहते हैं, विकास से संबंधित कोई भी बात कहने पर नौकरशाह कोई ना कोई अड़ंगा डाल देते थे। तो हमने ये रास्ता निकाला कि हम उनसे ये कहते ही नहीं थे कि ये काम होगा कि नहीं होगा, बल्कि हम उनसे कहते थे कि ये काम होगा और आपको रास्ता निकालना ही है, हमको तर्क नहीं चाहिए। तो जब हमने ये रवैया लिया तो हम काम करवा सके। बिहार में जेपी आंदोलन के बाद निकले 3 युवा राजनेताओं में से लालू यादव और नीतीश कुमार की ही तरह रामविलास पासवान को भी प्रदेश संभालने का मौका मिलता तो शायद तस्वीर अलग होती, बिहार का रंग रूप अलग होता। क्योंकि रेल मंत्री रहते उन्होंने बिहार के लिए जो भी काम किया वो भले ही आदर्श ना हो, लेकिन वो बताता है कि कितने मन से उन्होंने काम किया। रामविलास पासवान की राजनीति के साथ साथ उनके परिवार की भी खूब चर्चा होती रही है। उन्होंने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी ग्रामीण बैकग्राउंड की थी और उन पर तोहमत लगता रहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को गांव में छोड़ दिया। उनसे उन्हें 2 बेटियां हैं। रामविलास पासवान ने नामांकन पत्र भरते समय जो जानकारी दी उसके अनुसार उन्होंने पहली पत्नी राजकुमारी देवी को 1981 में तलाक दे दिया। कुछ साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी रीना शर्मा एयर होस्टेस थी। चिराग पासवान के अलावा और दूसरी पत्नी से उन्हें एक और बेटी हुई। उनकी पत्नियों की चर्चा जरूर होती रही थी और इसे लेकर विवाद भी हुआ। कई बार ये विवाद हुआ कि कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को बेसहारा छोड़ा, लेकिन उनका भाइयों और सगे संबंधियों में इतना मेल था, भाइयों में तो इतना प्यार था कि लगता था कि सब एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लगता ही नहीं था कि घर में इसे लेकर कोई विवाद हुआ हो। परिवार के लिए पासवान का प्रेम उनकी राजनीति पर भी हावी रहा। इसकी बांगी मिलती है 2019 के लोकसभा चुनाव से, जब पार्टी ने जिन 6 सीटों से चुनाव लड़ा उनमें 3 पासवान के रिश्तेदार थे, बेटा चिराग पासवान और 2 भाई पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान। तीनों ही जीते
फिर रामविलास पासवान भी राज्यसभा पहुंच गए और इस तरह संसद में उस समय सबसे बड़ा कोई परिवार था तो रामविलास पासवान का परिवार। रामविलास पासवान के राजनीतिक जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक परिवारवाद का सवाल इनका पीछा करता रहा और उन्होंने कभी भी इस आलोचना से मुक्त होने की कोशिश भी नहीं की। पासवान के परिवार प्रेम का एक उदाहरण गिनाते हुए ध्यान दिलाते हैं कि उन्होंने अपने बेटी चिराग को पार्टी का अध्यक्ष बना रखा, भाई के बेटे प्रिंस राज को बिहार में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। इसके लिए उनको दोष देना ठीक नहीं। दरअसल परिवार के अलावा दूसरे पर भरोसा करना आज की तारीख में आसान तो नहीं है। संगठन से ज्यादा ये परिवार का भेद खुलने वाला मसला भी रहता है, जिससे लोग चाहते हैं कि बात घर में ही बना रहे। रामविलास पासवान के परिवार के साथ साथ एक चर्चा उनके स्टाइल की भी होती है। पासवान जिस पीढ़ी और जिस समूह के नेता रहे, उनमें से उन्होंने अपनी एक अलग राह, अपना जीवन शैली भी बनाई, खासकर पहनावे से। रामविलास पासवान ने 5 जुलाई को सोशल मीडिया पर अपने 72वें जन्मदिन की सूचना दी। तब उस पर उनके पुराने साथी और अब राजनीतिक विरोधी शिवानंद तिवारी ने पूछा था, रामविलास भाई आप क्या खाकर उम्र रोके हुए हैं? जब हम लोग 75 पार पहुंच गए तो आप किस तरह 72 पर ही रुके हुए हैं? रामविलास पासवान से जब कोई उनके 5 स्टार दलित नेता की छवि के बारे में पूछता तो वो खींच जाते थे। उनका जवाब होता था, ये आप लोगों की वो मानसिकता है कि दलित मतलब ये कि वो जिंदगी भर भीख मांगे, गरीबी में रहे और हम उसको तोड़ रहे हैं तो क्यों तकलीफ हो रही है। रामविलास पासवान ने बहुत आदर्शवादी राजनीति नहीं की, लेकिन एक दलित परिवार में जन्म लेकर बिना किसी मदद या पारिवारिक पृष्ठभूमि के इतने ऊपर तक जाना, ये उनके जज्बे को बताता है कि वो क्या कर सकते थे। 74 वर्ष की उम्र में उनका यूं चले जाना भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक का सूर्यास्त है, और वो भी ऐसे समय में जब बिहार के चुनाव सिर पर हैं, हर कोई अपनी ताकत जीत की तरफ झोंक रहा। इस समय रामविलास पासवान का जाना बिहार और देश दोनों की राजनीति में क्या बदलाव लाने वाला है, ये तो भविष्य ही जानता है। लेकिन ये तय है कि उनका अकस्मात जाना चुनाव पर अपना असर जरूर डालेगा। खैर, उनके ऐसे चले जाने से राजनीति के ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व को जानने वाले हर क्षेत्र के लोग, चाहे वो मीडिया हो या बॉलीवुड या राजनीति, सब शोक में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए लिखा, मैं शब्दों से परे दुखी हूं। हमारे राष्ट्र में एक खाली जगह है जो शायद कभी नहीं भरेगी। श्री रामविलास पासवान जी का निधन एक व्यक्तिगत क्षति है। मैंने एक दोस्त, मूल्यवान सहयोगी और एक ऐसे किसी नेता को खो दिया जो हर गरीब व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए बेहद भावुक था। वह गरिमा का जीवन जीते थे। श्री रामविलास पासवान जी ने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से राजनीति में कदम रखा। एक युवा नेता के रूप में उन्होंने आपातकाल के दौरान अत्याचार और हमारे लोकतंत्र पर हमले का विरोध किया। वो एक उत्कृष्ट सांसद और मंत्री थे जिन्होंने कई नीतिगत क्षेत्रों में अस्थायी योगदान दिया। साथ में काम करना, पासवान जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा। मंत्रिमंडल की बैठकों के दौरान उनके हस्तक्षेप व्यवहारिक थे। राजनीतिक ज्ञान, राज्य कौशल से लेकर शासन के मुद्दों तक वो प्रतिभाशाली थे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। ओम शांति। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी संवेदना जाहिर करते हुए लिखा, रामविलास पासवान जी के असमय निधन का समाचार दुखद है। गरीब दलित वर्ग ने आज अपनी एक बुलंद राजनीतिक आवाज खो दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त करते हुए लिखा, सदैव गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण व अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले हम सबके प्रिय रामविलास पासवान जी के निधन से मन अत्यंत व्यथित है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्र हित और जन कल्याण को सर्वोपरि रखा। उनके स्वर्गवास से भारतीय राजनीति में एक शून्य उत्पन्न हो गया है। पूर्व लोकसभा स्पीकर और बिहार की बेटी मीरा कुमार ने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के निधन से मैं अत्यंत शोकाकुल हूँ। श्री पासवान जी का निधन बिहार और देश के लिए अपुण्य क्षति है। उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। रामविलास पासवान का यूं चले जाना भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ देगा, खासकर बिहार चुनाव को। जिस समय चिराग को अपने पापा रामविलास पासवान की जरूरत थी, यूं रामविलास पासवान का उन्हें छोड़कर चले जाना शायद चिराग पासवान को बहुत ही अकेलापन महसूस होने वाला है। देखना यह है कि चिराग पासवान इस दर्द से कैसे उभरते हैं और बिहार में अपनी पार्टी का लोहा कैसे मनवाते हैं। बाकी तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।